केमिकल इक्वेशन भी दो प्रकार के होते हैं, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अनबैलेंस्ड इक्वेशन इसे स्केल्टन इक्वेशन भी कहते हैं। बैलेंस्ड इक्वेशन जब एलएचएस और आरएचएस में हर एलिमेंट के एटम्स का नंबर दोनों तरफ बराबर होते हैं, उसे बैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं। Chemical reaction and equation. It is one of the most important and toughest chapter of class 10th because इसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लास 9th केमिस्ट्री से बिल्कुल अलग है। तुम हर तरफ एक चीज़ ज़रूर नोटिस करते हो, चेंज। चाहे बर्फ़ का पिघलना, दूध का खट्टा हो जाना या एक कैंडल का जलना, सब एक तरह का चेंज है। लेकिन चेंज एक जैसे नहीं होते। चेंज जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, टीयरिंग ऑफ पेपर, रस्टिंग ऑफ आयरन, सोरिंग ऑफ मिल्क एंड बर्निंग ऑफ कैंडल। ऊपर के जो दो हैं वो फिजिकल चेंज है और उसके नीचे जो दो हैं वो केमिकल चेंज, और लास्ट वाला दोनों है, फिजिकल और केमिकल चेंज। कैसे है अभी पता चल जाएगा। चेंज का मतलब है किसी सब्सटेंस की कुछ प्रॉपर्टीज़, फॉर्म या कंपोजिशन का बदलना। और चेंज दो प्रकार के होते हैं, फिजिकल चेंज जिसमें सब्सटेंस का फॉर्म, शेप, साइज या स्टेट बदलता है लेकिन सब्सटेंस की केमिकल कंपोजिशन सेम रहती है। जैसे वाटर टू गैस, अगर पानी को फ्रिज में रखेंगे तो वो आइस बन जाएगा और उसे गर्म करेंगे तो वो गैस बन जाएगा, बट इस दौरान वो पानी ही रहेगा, जूस नहीं बन जाएगा। क्रैकिंग ऑफ पेपर, किसी पेपर को अगर फाड़ देंगे या उसे मोड़ देंगे तो वो पेपर ही रहेगा, पेन नहीं बन जाएगा, बट अगर उसे जला देंगे तो केस कुछ और होगा। केमिकल चेंज जिसमें एक सब्सटेंस नई सब्सटेंस में बदल जाता है जिसके प्रॉपर्टीज़ पुरानी सब्सटेंस से अलग होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, एक बार ये ख़राब हो गया तो इसे दोबारा सही नहीं किया जा सकता। सोरिंग ऑफ मिल्क, एक बार दूध फट गया तो वो दोबारा से दूध नहीं बन सकता। एंड प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज ही केमिकल रिएक्शन होता है। अभी इसे और डिटेल में समझेंगे। बर्निंग ऑफ कैंडल ये दोनों का एग्जाम्पल है। जैसे जब ये जलता है तो इसका धुआं ऊपर जाता है, मतलब इसका ऐश ऊपर जाता है, धुआं वापस से कैंडल नहीं बन सकता, इसीलिए ये केमिकल चेंज है। और कैंडल का वैक्स पिघलकर नीचे आता है जो वापस से कैंडल बन सकता है, और इसीलिए ये फिजिकल चेंज है। केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। जैसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। जब केमिकल रिएक्शन होते हैं तब कुछ चेंज देखने को मिलते हैं, जैसे चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें प्रोडक्ट बनने के लिए हीट सराउंडिंग से एब्जॉर्ब होती है, मतलब हीट देनी पड़ती है। जैसे जब खाना बनता है तो हीट देनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट बनने के दौरान हीट सराउंडिंग में रिलीज होती है, मतलब हीट निकलती है। फॉर एग्जाम्पल कंबशन ऑफ कैंडल, जब ये जलता है तो कुछ दूर का एरिया गर्म हो जाता है। एंड रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम विथ वाटर, जब चूने को आप पानी में डालेंगे तो उसमें से बहुत हीट निकलती है, कभी ट्राई करना। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक याद करने का एक आसान सा तरीका बताता हूँ। EX का मतलब एग्जिस्ट, जो बाहर जाता हो, और उसका उल्टा मतलब हुआ अंदर आना, जो कि है एंडोथर्मिक। EN से याद कर लेना, एंट्री लेना। हाउ टू राइट केमिकल रिएक्शन, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर, बट ये भी पूरी तरह से सही नहीं है। सही क्या है अभी पता चल जाएगा। तो सिंपल सा मतलब है, केमिकल इक्वेशन एक शॉर्टकट वे है रिएक्शन को लिखने का, जिसमें हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उनके फॉर्मूला के साथ लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट एंड राइट हैंड साइड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट वो सब्सटेंस हैं जो रिएक्शन स्टार्ट करते हैं और नई सब्सटेंस बनाने में हेल्प करते हैं। रिएक्टेंट हमेशा लेफ़्ट साइड में लिखते हैं, और प्रोडक्ट वो सब्सटेंस हैं जो रिएक्शन के बाद बनते हैं और
इसके प्रॉपर्टीज रिएक्टेंट से अलग होते हैं और प्रोडक्ट हमेशा राइट साइड में होते हैं। नाउ हाउ टू राइट इक्वेशन। सबसे पहले लेफ्ट साइड सिंबल या फार्मूला लिख लेंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, देन दूसरा सिंबल या फार्मूला लिख लेंगे, उसके बाद राइट एरो, देन राइट साइड में फाइनल प्रोडक्ट। केमिकल इक्वेशन भी दो प्रकार के होते हैं, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अनबैलेंस्ड इक्वेशन इसे स्केलेटन इक्वेशन भी कहते हैं। जब LHS और RHS में किसी एलिमेंट के एटम्स का नंबर दोनों तरफ बराबर नहीं होते तो इसे अनबैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं। जैसे हमने शुरू में ही बात किया था H2 + O2 H2O। यहाँ पे रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 2, और प्रोडक्ट में 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन के। अगर प्रोडक्ट में 2 ऑक्सीजन रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तब ये बैलेंस्ड रहता, लेकिन यहाँ पे एक ही है तो ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। बैलेंस्ड इक्वेशन जब LHS और RHS में हर एलिमेंट के एटम्स का नंबर दोनों तरफ बराबर होते हैं, उसे बैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं। जैसे यही वाटर का एग्जांपल देखते हैं, अगर इसके जगह ये रहता तो क्या होता, 2H2 + O2 2H2O। यहाँ पे रिएक्टेंट में 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट में 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है, मतलब दोनों तरफ एलिमेंट के एटम्स बराबर हैं, तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन हुआ। ये कैसे होता है जानने से पहले ये जान लेते हैं कि बैलेंस क्यों करते हैं, बिना बैलेंस के क्या प्रॉब्लम है। हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस इसलिए करते हैं ताकि LHS और RHS में हर एलिमेंट के एटम्स इक्वल हो, ताकि ये एक रूल फॉलो करे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो तुम क्लास 9th में पढ़े थे। बट क्या तुम पढ़ते भी थे क्लास 9th में? मतलब इक्वेशन बैलेंस करके हमें ये कंफर्म करते हैं कि मास और एटम्स दोनों तरफ बराबर हैं या नहीं। एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल दोनों में बैलेंस इक्वेशन लिखना मस्ट है। इक्वेशन बैलेंस करने के कई तरीके हैं, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ एक बताऊंगा जो हर जगह चल जाएगा। सबसे पहले रिएक्शन को व्हाट इक्वेशन में लिखो, देन अनबैलेंस्ड इक्वेशन में, देन उसे बैलेंस्ड करो। मैं एक टेबल बना के समझाता हूँ जिससे ज़्यादा समझ आएगा। एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम ऑन रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑन प्रोडक्ट। अब यहाँ देखो, Fe रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में 3, हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 2 हैं और प्रोडक्ट में भी 2, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 1 और प्रोडक्ट में 4। अब यहाँ पे एक रूल हमेशा फॉलो करना, हमेशा बैलेंस करना, मेटल, देन नॉन मेटल, देन हाइड्रोजन और लास्ट में ऑक्सीजन, ये हमेशा फॉलो करना। अब सब में एक ब्रैकेट बना लो। अब रिएक्टेंट में Fe में 1 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब दोनों तरफ बराबर हो गया। हाइड्रोजन दोनों तरफ बराबर ही है। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड 1 है और राइट हैंड साइड 4, तो रिएक्टेंट में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन तो बराबर हो गया लेकिन हाइड्रोजन चेंज हो गया। अब हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 8 हो गया, तो अब हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोडक्ट वाले हाइड्रोजन में, और अब सब बराबर। बस तुम्हें ऐसे ही करना है और ये बहुत ही ईजी है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा गलत होने का चांस कम होगा। बैलेंस्ड हो गया। अब फाइनल इक्वेशन ऐसा लिखा जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं वाटर का, जिसे हम लोग शुरू में ही बोले थे, ये गलत है। ये है वाटर का इक्वेशन। यहाँ पे रिएक्टेंट में 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ऑक्सीजन दोनों तरफ बराबर हो गया, लेकिन हाइड्रोजन नहीं, तो रिएक्टेंट में 2 से हाइड्रोजन में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो हो गया दोनों तरफ बराबर, बट ये अभी भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। इसे कंप्लीट करने के लिए हमें इसके लिमिटेशन के बारे में जानना होगा। केमिकल इक्वेशन में सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिखते हैं, जिससे रिएक्शन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, जैसे इसकी स्टेट, टेम्परेचर, प्रेशर, हीट चेंज, रिएक्शन स्पीड, और यही सब केमिकल इक्वेशन की लिमिटेशन है। तो इसे ठीक करने के लिए हम लोग सिंबल का यूज करते हैं जो इस टेबल में है। कैटलिस्ट एक ऐसी सब्सटेंस है जो रिएक्शन को फास्ट कर देता है, लेकिन खुद कंज्यूम या चेंज नहीं होता। जैसे इस रिएक्शन में देखो, ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है। केमिकल रिएक्शन 5 टाइप्स के होते हैं: कंपोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसे
लोग रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड मिलकर एक न्यू और सिंगल कंपाउंड बनता है। मतलब रिएक्टेंट में दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं बट प्रोडक्ट में सिर्फ एक कंपाउंड। जैसे A + B + C ABC हो गया। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। दूसरा कॉमन एग्जांपल है रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइम। क्विकलाइम और वाटर मिलकर स्लेक्ट लाइम बना देते हैं। कुछ और एग्जांपल को देख लेते हैं। एक चीज हमेशा याद रख लो, कोई भी रिएक्शन हो हमेशा इनके बीच में होता है, एलिमेंट विथ एलिमेंट, कंपाउंड विथ कंपाउंड या एलिमेंट विथ कंपाउंड। पहले एलिमेंट वाले को देखते हैं। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। अब कंपाउंड विथ कंपाउंड, अमोनिया प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड गिव्स अमोनियम क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्साइड विथ कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। अब एलिमेंट विथ कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड। सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड विथ ऑक्सीजन सल्फ्यूरिक ट्राइऑक्साइड। एक चीज और नोट कर लेना, इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड एंड इंफॉर्मेटिव इन एवरी रिएक्शन। जैसे ये सब है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें बिल्कुल कंपोजिशन रिएक्शन का उल्टा होता है। नाम में ही डिकम्पोज है, मतलब किसी चीज़ का टूटना। जैसे ABC टूट के A + B + C में अलग हो जाते हैं। जब एक सिंगल कंपाउंड टूटकर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट और कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तोड़ने के लिए हमें कोई ना कोई एनर्जी देना होता है, इसीलिए ये रिएक्शन तब होता है जब हम किसी कंपाउंड को हीट करें, लाइट में रखें या इलेक्ट्रिसिटी पास करें। इसीलिए ये 3 प्रकार के होते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन, किसी भी कंपाउंड को तोड़ने के लिए हीट का यूज करते हैं। जैसे जब लीड नाइट्रेट को हीट देते हैं तो लीड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है। लाइमस्टोन को जब हीट देते हैं तो वो क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, जब किसी कंपाउंड में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वो टूटकर दो या उससे ज़्यादा सिंपलर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और इसे तुम अपने घर में देखे होगे, जब इन्वर्टर बैटरी या कार बैटरी चार्ज होती है उसमें वाटर प्लस एसिड सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट पास होता है और अंदर के कंपाउंड्स टूटते हैं। यही एक टाइप का इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन है और इसे इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं। जब वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं और ऐसे ही एल्यूमिनियम से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तब ये एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन में टूट जाते हैं। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो होती है जिसमें एक कंपाउंड लाइट की एनर्जी लेकर टूट जाता है, स्पेशली सनलाइट या यूवी रेस से। जैसे सिल्वर क्लोराइड पे जब सनलाइट पड़ती है तब वो सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। फोटो डिकम्पोजिशन अक्सर एल्यूमिनियम और साल्ट में ही होता है और जो पहले के ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ देखे होंगे वो इसी पे बेस्ड था। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नाम से ही पता चल जाता है कि किसी चीज़ को रिप्लेस किया जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट किसी कंपाउंड में से कम रिएक्टिव एलिमेंट को हटाकर उसकी जगह ले लेता है। जैसे A + BC AC + B हो गया। फॉर एग्जाम्पल, जब आयरन रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट से तो आयरन कॉपर को रिप्लेस कर देता है। बट हमें पता कैसे चलेगा कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन कम? इसके लिए आपको ये वाला टेबल एकदम अच्छे से याद करना होगा। ये रिएक्टिव सीरीज याद करने का सबसे आसान तरीका है और इसमें सिर्फ वही है जो क्लास 10th में इम्पॉर्टेंट है। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब जिंक कॉपर सल्फेट में ऐड होता है तब वो कॉपर को रिप्लेस करके जिंक सल्फेट बना देता है जो कि कलरलेस होता है और कॉपर रेडिश ब्राउन कलर का। बट अगर यहीं पे क्या होता है कि जिंक सल्फेट में हम लोग कॉपर को डालते तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होता क्योंकि कॉपर जिंक से कम रिएक्टिव है। सोडियम को अगर वाटर में डालेंगे तो ये हाइड्रोजन रिप्लेस करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। सोडियम पानी से भी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन से कई गुना ज़्यादा रिएक्टिव है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तब होता है जब दो कंपाउंड्स के आयंस आपस में एक्सचेंज करते हैं और दो नए कंपाउंड्स बनाते हैं। ये रिएक्शन मोस्टली पानी में डिसॉल्व सब्सटेंस के साथ होती है और अक्सर प्रेसिपिटेट बनाती है। जैसे AB + CD AD + BC हो जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल जब सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट करता है तब सिल्वर क्लोरीन के साथ और सोडियम नाइट्रेट के साथ हो जाता है। और इसमें आयरन सल्फाइड जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है तब फेरस सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये भी केमिकल रिएक्शन का टाइप है, और जब दोनों एक साथ होते हैं तो इसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो होते हैं जिसमें ऑक्सीजन गेन होता है या हाइड्रोजन लूज होता है। फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, इसमें देखो रिएक्टेंट में मैग्नीशियम अकेला था लेकिन प्रोडक्ट में ऑक्सीजन भी ऐड हो गया, इसीलिए ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और वाटर और सल्फर फॉर्म हो रहा है, और ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड से लूज हो रहा है। रिडक्शन रिएक्शन ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बिल्कुल अपोजिट होता है, जैसे इसमें ऑक्सीजन लूज होता है और हाइड्रोजन गेन। फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन में देखो ऑक्सीजन लूज हो रहा है और इस रिएक्शन में देखो हाइड्रोजन गेन हो रहा है। एक चीज आप नोट कर लो, रिएक्शन के दौरान जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऐड या रिमूव होते हैं तो वो केमिकल रिएक्शन में ही होते हैं, बाहर से ऑक्सीजन ऐड नहीं हो जाएगा, बस वो दूसरे एलिमेंट या कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर जाएगा, और ऐसे ही हाइड्रोजन भी। और जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है उसे ऑक्सीडाइज कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हुआ था तो ऑक्सीडाइज्ड है, और जिसका रिडक्शन होता है उसे रिड्यूस्ड कहते हैं। जैसे इस रिएक्शन में ये रिड्यूस्ड है क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन लूज हुआ है, और जिस भी रिएक्शन में दोनों साथ होता है उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन का रिएक्शन, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड रिड्यूस्ड हुआ है और कार्बन ऑक्सीडाइज्ड। दो और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को समझ लो, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे इस रिएक्शन में जिंक ऑक्साइड रिड्यूस्ड हुआ है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, और कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट। ज़्यादा कन्फ्यूज़न में मत रहना, बस ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब लास्ट टॉपिक बचा है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। कोरोजन का मतलब होता है किसी भी मेटल पे जंग लग जाना। जैसे घर के बाहर जो गेट होता है अगर उसे पेंट ना किया जाए तो वो धीरे धीरे खराब हो जाएगा। रस्टिंग वो होता है जो सिर्फ आयरन के लिए एग्जैक्ट वर्ड यूज़ किया गया है, और कोरोजन सभी मेटल के लिए, बट दोनों का मतलब जंग लगना ही होता है। ये एक ही दिन में नहीं हो जाता, स्लोली होता है। इसे बचने के लिए हम लोग पेंटिंग, ग्रीसिंग या ऑयलिंग कर सकते हैं। डेंसिटी भी समझ लो सेम कोरोजन के तरह ही है, जैसे वो मेटल को ख़राब कर रहा था तो ये हमारे खाने पीने की चीज़ को ख़राब करता है। अभी घर में जो रोटी या पराठा है उसे एक दिन के लिए ऐसे ही खुले में रख देंगे तो वो ख़राब हो जाता है, और इसे ही डेंसिटी कहते हैं। इसे बचने के लिए हम लोग एंटीऑक्सीडेंट का यूज कर सकते हैं। जैसे इस इमेज में देखो, किसी ऐसे कंटेनर में रख दो जहाँ हवा बिल्कुल भी ना जाए, या हवा को नाइट्रोजन से रिप्लेस कर दो। जैसे चिप्स के पैकेट में चिप्स से ज़्यादा हवा होता है, वो हवा नहीं नाइट्रोजन होता है। और घर के नॉर्मल खाने को फ्रिज में रख सकते हैं। एंड दैट्स इंड। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो एटलीस्ट कमेंट कर देना वीडियो कैसा था और मुझे नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट या चैप्टर पे लाना चाहिए। तब तक के लिए अपग्रेड योरसेल्फ, अदरवाइज यू विल बी स्टक इन लूप।